हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है आपका महाभूत अकेडमी पे। मैं हूँ अभिषेक और आज अपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो पढ़ता कोई नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट यार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसका वन वर्ड का ही आंसर होता है। बट जस्ट बिकॉज बहुत सारे वेराइटीज में बटा हुआ है, यानी कि कभी कॉम में पूछ लिया जाएगा आपसे ये, कभी जियो में पूछ लिया जाएगा आपसे ये, ठीक है। कभी कभी नहीं तो किसी और पेपर में जिसमें आपके मेथड्स की बात होती है, जो आपके चेंजेस बने इस देश के अंदर, उसमें पूछ लिया जाएगा ये। तो आपको कन्फ्यूजन रहता है। पर ये पीडीएफ ऐसी है, इसके अंदर जितना भी टाइम अपने को 15, 16, 20, 25 मिनट लगेंगे, उसमें आपका सारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चुटकियों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी रेवोल्यूशन का पहले मतलब बता रहा तो आपको, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है भाई क्रांति। क्या मतलब होता है? क्रांति, ठीक है। कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्रांति आई है, यानी कि वो चीज़ अब क्या हुई है? चेंज हुई है। चेंज कैसे हुई है वो हम देखेंगे। तो हमारे रेवोल्यूशंस भिन्न भिन्न प्रकार के थे। सबसे पहला कौन सा था? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये 1960s में आया था। 60s क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रांति में समय लगता है ना। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं होता कि ये इस दिन क्रांति आ गई थी, ठीक है। कि जैसे अपनी सिपे म्यूटिनी तो 60s के टाइम में आया था। क्यों आया था? क्योंकि हमें क्या करना था, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना था। और फूड ग्रेन्स में भी क्या? वीट और राइस। तो फूड ग्रेन्स में भी हमें वीट और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाना था, इसलिए 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। आप ये बात जानते हो कि जब भी कोई चीज़ आती है वो किसी ना किसी बंदे के शौक से तो आती है, किसी ना किसी के दिमाग का वो आइडिया तो होता ही है। तो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ये आइडिया था मिस्टर MS स्वामीनाथन का। किसका? MS स्वामीनाथन का। अगर ये इनका आइडिया था तो ये क्या हो गए? ये फादर हो गए भाई। क्या हो गए? फादर। तो किसके फादर हो गए? किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो क्या बोलोगे? MS स्वामीनाथन। जैसे ये MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के नहीं है। यानी कि वर्ल्ड में पहले चीज आ चुकी है और किसी बंदे ने कर भी दी थी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पूरे ग्रीन रेवोल्यूशन में वर्ल्ड में कौन फादर कहलाए जाते हैं, तो वो भाई साहब हमारे नॉर्मन बोरलॉग साहब। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया के अंदर कौन लेके आया ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो हमारे कौन है? MS स्वामीनाथन। ये बात है भाई, मोटी मोटी देख लो यार, आपको अच्छी लगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में आया था। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन वीट की प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए आया था, जो कि राइस की प्रोडक्शन के लिए बढ़ाने के लिए आया था, कुल मिला के फूड ग्रेन्स के लिए आया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देन नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में कौन है, तो भारत में हमारे MS स्वामीनाथन है। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। 2024 में कौन से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को किसको, कौन से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को रिसीव हुआ है भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। तो हमें पता है कि MS स्वामीनाथन जी तो थे हमारे। कौन? MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन जी को 2024 में भारत रत्न मिला। वो कौन से रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे? हरित क्रांति से, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से वो जुड़े हुए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के यहाँ पर आंसर टिक हो जाएगा। इसके फाउंडर को क्या मिला है? 2024 में भारत रत्न मिला है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आता है हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जो MS स्वामीनाथन है, वैसे हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर उनका नाम है श्री वर्गीस कुरियन। अमूल जानते हो? अमूल दूध पिया होगा आपने अमूल का, है? डायलॉग मत मारना, माँ का पिया है। दूध पिया होगा आपने अमूल का, अमूल कंपनी से वाकिफ होंगे। और बहुत सारे आइटम्स आपने अमूल के, आइसक्रीम वगैरह, दही वगैरह देखे होंगे। तो वो अमूल के यही फाउंडर हैं, वर्गीस कुरियन जी, ठीक है। तो 1970s के अंदर इन्होंने क्या किया था? व्हाइट रेवोल्यूशन लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि अब हमें मिल्क की प्रोडक्शन को रैपिडली इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा। दूध उत्पाद को हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब इस व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ये इंपॉर्टेंट आया था, यहां से क्वेश्चन आपका टिक सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेवोल्यूशन है जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? पूरे देश भर में एक मिल्क ग्रिड बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा मैं बना रहा हूं, जो वेल कनेक्टेड होगा और हमारे मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। अब ये ग्रिड स्ट्रक्चर है ना, देखो ये ग्रिड है, ये भी ग्रिड है, ये भी ग्रिड है। तो ऐसे ग्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हमारी मिल्क की प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बनाया? एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बना दिया, जिसके अंदर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क अक्रॉस द कंट्री बहुत इजीली होने लग गया। तो इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, जिनका नाम क्या है? बोलो। वर्गीस कुरियन। क्या नाम है? वर्गीस कुरियन, ठीक है। और उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या रेवोल्यूशन का? ऑपरेशन फ्लड।
इतनी बात आप याद रख लो, आपके बारे नहरे हो जाएंगे। चलें सिल्वर रेवोल्यूशन पर, ठीक है। अब सिल्वर रेवोल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सिल्वर रेवोल्यूशन में, ये याद रखना कि ये किसके लिए आया था, किसकी प्रोडक्शन के। तो भैया सिल्वर रेवोल्यूशन एग के लिए आया था। लोग क्या करते हैं, जब वाइट आता है ना वाइट रेवोल्यूशन, तो वाइट रेवोल्यूशन में क्या करेंगे कि सब एग है, क्या है, एग है, और वहाँ काम खराब हो जाता है। तो वाइट रेवोल्यूशन में एग नहीं है, वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क है, सिल्वर रेवोल्यूशन में एग है हमारा, ठीक है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए आया था, एग्स के लिए। अब एग से क्या वर्ड बनता है, पोल्ट्री, ठीक है। तो कुल मिला के पोल्ट्री से लेना देना है इसका। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करती थी इस देश की, आदरणीय श्री इंदिरा गांधी जी। एग के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, 1980s में आया था। कब आया था, 1980s में। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, डेवलपमेंट करना है हमें। किसका डेवलपमेंट, पोल्ट्री। पोल्ट्री कहाँ पर काम आ गई, एग उत्पादन, हेड, चिकन, समझ गए, ठीक है। तो ये इसके अंदर हुआ क्या था भाई, पोल्ट्री एक बेसिक कन्वेंशनल तरीके से की जाती है। जैसे भी अंडा पैदा होता है, फिर अंडों की पालना की जाती है, उसके बाद उसमें से अंडा, उसमें से मुर्गी निकलती है, वो बड़ी होती है, फिर दोबारा अंडा देती है। इन्होंने कहा सारा कुछ करते रहो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इन सब के अंदर ना तुम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लो यार, थोड़ा सा आधुनिक हो जाओ। तो क्या कर लो तुम, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जिसके अंदर बेटर ब्रीड हो, अच्छी ब्रीड लाओ, ठीक है। इंप्रूव्ड फीडिंग प्रैक्टिस, उनको खाना वाना अच्छा दो, ताकि वो अच्छे अंडे कर पाएँ, जिनकी सस्टेनेबिलिटी अच्छी हो, जिनकी हेल्थ अच्छी हो, जिनके नंबर भी ज़्यादा हो। तो कुल मिला के सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी के टाइम पे 1980s के अंदर, हमें इसके अंदर करना क्या था, अंडे का प्रोडक्शन, मिल्क यानी कि एग का प्रोडक्शन बढ़ाना था, अच्छी डाइट देनी थी, अच्छी उनको फीडिंग प्रैक्टिस करनी थी, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ती। समझ गए, चलिए। और इससे क्या फायदा होगा, उससे सब फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, ठीक है। और बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज आएंगे लोगों के पास पैसा कमाने की, ठीक है। अब लोग कौन, पोल्ट्री फार्मर्स जो इस तरह की खेती करते हैं, ठीक है। अच्छा प्रोटीन रिच फूड मिलेगा लोगों के लिए। देखो मेरी बात सुनो, जो खाना होता है ना, अगर ये खाना है, अगर खाना उगेगा नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो उगाने वाला व्यक्ति जो होता है वो कौन होता है, हमारे फार्मर, हमारे किसान। अगर किसान होगा नहीं तो भी खाना मिलेगा कहाँ से, है ना। अगर ये लोग उगाएंगे अच्छा तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा। अगर ये लोग उगाएंगे बुरा तो हमें क्या मिलेगा, बुरा। तो अगर मिल्क एग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, प्रोटीन रिच फूड जाएगा किसके लिए, आम जनता के लिए। किसके लिए, आम जनता के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। तो 3 रेवोल्यूशन हो गए हमारे। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, व्हीट और राइस के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए, मिल्क के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन किसके लिए, हमारा ये क्या नाम है, एग के लिए, ठीक है। और सिल्वर रेवोल्यूशन के कोई स्पेसिफिकली फादर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसका लिखाया नहीं है, मुझे पता नहीं, कोई स्पेसिफिकली नहीं बनाया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे इतना कहते हैं। अब आता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू माने क्या होता है, नीला होता है कि नहीं होता, और नीला माने नदी, नदी माने पानी, ठीक है। पानी माने मछली, इजी पीजी। तो बस मछली से रिलेटेड है, यानी कि फिश से रिलेटेड है, फिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। डॉक्टर अरुण कृष्णन साहब, क्या, डॉक्टर अरुण कृष्णन, दोबारा लिख देता हूँ, डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो डॉक्टर अरुण कृष्णन वो भाई साहब हैं जिन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करें तो ही इज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, फिशरीज करनी पड़ेगी अपने को पहले, तो फिशरी सेक्टर अच्छा करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सस्टेनेबिलिटी लानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा एक मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फिश की प्रोडक्शन बढ़ेगी। मॉडर्न टेक्निक्स लाओ फिशिंग के लिए, एक्वाकल्चर को अच्छा बढ़ावा दो, फिश फार्मिंग करो, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े। इससे भी लोगों को अच्छा खाना मिलेगा, फिशरी से और बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा। जो फिश के जो मछुआरे होते हैं उनके बेनिफिशरीज के अच्छा है ये, ठीक है। तो क्या होगा, जो फिशरमैन उनकी लाइफ लाइन क्या होगी, इंप्रूव होगी, उनको कमाई होने में मदद करेगी, और लोगों के लिए अच्छा एक इन्वॉल्व रहेंगे फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जिसमें अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो क्या था भाई, ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, फिश प्रोडक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलें, चलो। अब आता है हमारा येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। तो येलो रेवोल्यूशन के फाउंडर कौन कहलाएंगे, हमारे सैम पित्रोदा। और अरुण कृष्णन किसके थे, ब्लू रेवोल्यूशन के। और वर्गीस कुरियन किसके हैं, वाइट रेवोल्यूशन के। और जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन उसके कौन है, एम एस स्वामीनाथन। चले आगे। तो येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। येलो माने पीला। अब पीला क्या होता है, पीला बहुत कुछ होता है। नेचर से पीला क्या मिलता है, सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर मिलता है ना, ये सनफ्लावर, ये जो है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर से येलो याद रखोगे आप। तो ऑयल सीड के प्रोडक्शन के लिए, तिल के लिए, किसके लिए, तिल के लिए, तिल का तेल, सरसों, तो इनके प्रोडक्शन के लिए होता है।
तो ऑयल सीड प्रोडक्शन मस्टर्ड सनफ्लावर 1980s। तो ये कब आया था? 1980s में। तो याद रखने वाली बात क्या है? बेसिकली तो इतनी है कि येलो रेवोल्यूशन लेके कौन आए थे? सैम पित्रोदा। येलो से पीला, पीले से सनफ्लावर, सनफ्लावर से सरसों, ठीक है, ऑयल सीड्स, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सैम पित्रोदा ने कहा अब हमारे देश को इन चीज़ों की आवश्यकता है तो आप इसको लाओ। तो दैट वाज पर्टिकुलरली नोन एज येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, क्या करोगे आप, कैसे करोगे? पहले तो वही मेन इंपॉर्टेंट बात की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई मॉडर्न टेक लाओ, मॉडर्न टेक लाओगे तो आपका काम बन जाएगा। इट एनकरेज आफ्टर सीड्स, इन एनकरेज बेटर सीड्स लाओ, फर्टिलाइजर्स अच्छे करो, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स लाओ ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ पाए। किसकी? ऑयल सीड्स की। किसकी? ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स के साथ मस्टर्ड की, मस्टर्ड के साथ किसकी? सनफ्लावर की। बढ़ पाए कि नहीं बढ़ पाए? कि ना बढ़ाने ला? बढ़ाने तो पड़ेगी भाई सब। तो अचीविंग इन सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स, तो यानी कि हम एडिबल ऑयल्स जो हैं, अभी हम क्या करते हैं? एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते थे। तो हमारे ये क्या चाहते थे कि अगर एडिबल ऑयल्स की हमारी सेल्फ रिलायंसी बढ़ जाए और हम प्रोडक्शन शुरू कर दें तो हमारी इंपोर्ट कम नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा खासा हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे कहीं को। द मूवमेंट एम टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन एडिबल ऑयल एंड प्रोडक्शन सपोर्ट फ्रॉम द फार्मर्स इनकम, ना कि बाहर से मंगाओ या फिर बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के भरोसे बैठे रहो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, सैम पित्रोदा, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना है उसको। तो इतने रेवोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला आता है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन माने सुनहरा, क्या? सुनहरा, सुनहरा। अब सुनहरा क्या होता है? सोना मतलब महंगा, सोना मतलब महंगा। तो इंडिया में थोड़े महंगे फ्रूटों की बात करते हैं जो सोने की तरह दिखते हैं, आम। क्या? आम। ठीक है, अब आम क्या होता है? येलो, येलो से बनाना, ठीक है, बनाने से हनी, मीठा मीठा सब कुछ। तो गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि सुनहरा, सुनहरे से सोने जितना महंगा फ्रूट जो इंडिया में, आम, आम का प्रोडक्शन, आम से हनी, हनी से बनाना। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ करते थे हमारे निरपक टुटेज। कौन थे? निरपक टुटेज। अब इनका नाम कैसे याद रखोगे? देखो मेरी बात सुनो, सोना कौन कमाता है? जो मेहनती होता है, जो पक्षपात नहीं करता। निरपक्ष ने भी कभी पक्षपात नहीं चुना, किसी का पक्ष नहीं लिया। तो निरपक टुटेज जो है वो गोल्डन रेवोल्यूशन उनका हुआ था। ठीक है, तो फ्रूट्स के लिए, हनी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर समझते हो आप? फ्रूट्स की खेती होती है वो। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारा क्या आया था? ये गोल्डन रेवोल्यूशन। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ, इट प्रमोट्स द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स स्पेशली मैंगोज, बनानाज एंड अदर हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो सोने सा महंगा, सोने सा महंगा, हाई वैल्यू वाला आम हो गया, बनाना हो गया और साथ स्पेशली हनी हो गया हॉर्टिकल्चर के लिए। ठीक है, कौन गोल्डन रेवोल्यूशन के फाउंडर में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कैसे याद रखोगे कि भी गोल्डन काम, गोल्ड ज़्यादा सबसे बाद किसके पास? जो मेहनती व्यक्ति होता है। मेहनती व्यक्ति वो होता है जो कि क्या करता है? निरपक्ष काम करता है, निरपक्ष टुटेज साहब। ठीक है, अब भाई राउंड से तो आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज तो सारे कहते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा राउंड होता है ना, जैसे ये पर्सन है, अब ये पर्सन थोड़ा सा राउंड है तो उसको कहेंगे क्या आलू बनता जा रहा है भाई, तू थोड़ा शरीर को ध्यान दे ले कि ना दे ले। तो वो आलू के लिए राउंड रेवोल्यूशन आया था, 1990s में से आया था। इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे देश के अंदर आज के समय उत्तर प्रदेश जो है, क्या? यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज इन कंट्री। सबसे ज़्यादा आलू कहाँ से निकलते हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देश के अंदर जितना भी निकलता है, जैसे मान लो अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया है तो इंडिया के अंदर अगर 100% आलू निकलता है तो 100 में से 30% तो अकेला कहाँ से निकलता है? उत्तर प्रदेश से निकलता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो राउंड रेवोल्यूशन के भी कोई स्पेसिफिक फाउंडर नहीं है, पर इतना याद रखना है कि राउंड का मतलब क्या होगा? पोटैटो रेवोल्यूशन। और एक कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश का क्यों योगदान है? क्योंकि 30% हमारे देश का आलू उत्तर प्रदेश से निकलता है, देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से निकलता है। चलें आगे, श्योर हो? अब यहाँ थोड़ा सा देखना भाई, एक तो आता है पिंक रेवोल्यूशन, एक आता है रेड रेवोल्यूशन। ठीक है, पिंक के अंदर आपका आएगा क्या? प्याज, पी से प्याज, पिंक से प्याज, प्याज दोबारा बोल रहा हूँ, प्याज। ठीक है, तो प्याज यानी कि अनियन, एक तो अनियन आ जाएगा आपका। ठीक है, अनियन के बाद एक सी फूड होता है जिसको कहते हैं श्रिम्प्स, एक श्रिम्प्स आ जाएंगे आपके। तो दुर्गेश पटेल साहब थे, गुज्जू भाई हैं अपने, तो दुर्गेश पटेल साहब ने क्या किया? अनियन के लिए और प्रॉन प्रोडक्शन के लिए और साथ में फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी, पर मेनली क्या है? अनियन और श्रिम्प्स। ठीक है, प्रॉन, आई एम सो सॉरी, प्रॉन्स। 1990s में इस रेवोल्यूशन को लेके आए थे। याद रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट कि पिंक रेवोल्यूशन लेके कौन आया था? तो व्यक्ति कौन थे हमारे? दुर्गेश पटेल। कौन थे? पटेल साहब, गुज्जू भाई साहब। तो पटेल साहब ने क्या किया? हमारे रेवोल्यूशन लेके आए, किसके अंदर लेके आए? एक तो अनियन यानी कि प्याज के अंदर, एक श्रिम्प्स के अंदर, प्रॉन्स के अंदर। ठीक है, तो पिंक, प्याज, प्रॉन, पिंक, प्याज और प्रॉन, इधर प्रॉन कर दें इसको, श्रिम्प कहेंगे मेरी कुर्बानी क्यों दे दी भाई। तो अनियंस एंड प्रॉन्स के लिए, ताकि क्या हो? एम्प्लॉयमेंट बढ़े पहले तो,
इनकम जनरेशन हो, उन लोगों के लिए काम हो जो लोग ये इनको उगाते हैं या फिर इनको पकड़ते हैं, जो कि मीट इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, ठीक है। तो पिंक रेवोल्यूशन उनके लिए था। ज़्यादा काम की बात क्या है, एक तो ये 2 चीज़ें प्लस एक ये नाम, बस। रेड रेवोल्यूशन, लाल लाल टमाटर, क्या टमाटर कैसा है, लाल है, सुना है वो आपने, लाल टमाटर। तो लाल टमाटर के लिए क्या है हमारा रेड रेवोल्यूशन। तिवारी जी हैं हमारे एक, कौन, विशाल तिवारी। तो विशाल तिवारी वो सिंगर नहीं है कहीं, उनको आप वो समझ लीजिए। तो विशाल तिवारी हैं, ये हमारे रेड रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है। इसके अंदर मीट प्रोडक्शन एंड टमाटो, मेनली रेड मीट एंड टमाटो, मेनली रेड मीट और साथ में क्या, टोमेटो। तो इसके प्रोडक्शन की बात ज़्यादा होती है, रेड मीट और टोमेटो की। 1980s में आया था, ज़रा कोई काम की बात नहीं है। काम की बात क्या है, विशाल तिवारी और रेड मीट और टोमेटो। जब पिंक की बात आ जाए तो अनियंस एंड प्रॉन्स, पिंक प्याज प्रॉन, पिंक प्याज प्रॉन, पिंक प्याज प्रॉन। दुर्गेश पटेल साहब आ जाए तो पिंक में गए थे, तिवारी साहब आ जाए तो वो रेड में आए थे, ठीक है। करना क्या था कि अपने को क्वालिटी बढ़ानी है इन 2 कम्युनिटीज़ की, किसकी, रेड मीट की और एक टोमेटो की, ठीक है। इसमें बेटर फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मॉडर्न, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा, ये ज़्यादातर लोग पढ़ाने के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सिल्वर फाइबर, देखो जब भी सिल्वर फाइबर आ जाए साथ में, तो सिल्वर फाइबर आते ही एक ही वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए और वो है कॉटन। सिल्वर फाइबर आती है कॉटन। गोल्डन फाइबर आ जाए तो एक ही वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, वो है जूट। क्या है, जूट। सॉरी मेरी राइटिंग ख़राब हो गई और ये पेन भी ख़राब हो गया, दोबारा सही करते हैं। वो क्या है, जूट। तो सिल्वर प्रोडक्शन में तो कॉटन, सिल्वर प्रोडक्शन में तो कॉटन और गोल्डन प्रोडक्शन में जूट। होगा क्या, ऑब्वियस ही बात है कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन के अंदर यील्ड की क्वालिटी अच्छी करो, ठीक है, जिससे कॉटन की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए। समझ गए। हमारे यहाँ पर एक टीएमसी मिशन आया था, टेक्नोलॉजी मिशन इन ऑन कॉटन, जो कि फेब 2020 में हुआ था। कौन सा मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन। मैं लिख देता हूँ, ये टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, और ये आया कब था, 2020 में आया था। तो इससे हमारा ये सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है। आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन, तो आंसर क्या होगा, सिल्वर फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट, ठीक है। अब हमारे देखो, जूट जो है ना, जूट सबसे ज़्यादा दुनिया में कहाँ होता है, इंडिया के अंदर। जूट दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडिया के अंदर। तो इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, जूट का। और इंडिया के अंदर भी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। रीजन बिंग द प्राइमरी हब ड्यू टू फर्टाइल एलुवियल सोइल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों, क्योंकि जूट को थोड़ा सा भिगो के रखना पड़ता है, और बंगाल में जो डेल्टास वगैरह रीजन है उसके अंदर अच्छे तरीके से जूट हो जाती है। तो इंडिया जूट में नंबर 1 है, और इंडिया में भी कौन है, बंगाल। क्यों, क्योंकि उसका एलुवियल सोइल का रीजन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 2 रेवोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे, एक हमारा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन और एक हमारा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन, क्या, ग्रे रेवोल्यूशन, समझे क्या। ग्रे रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो भाई, हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स। तो बेसिकली तो फर्टिलाइजर्स की ग्रोथ के लिए इन्होंने ग्रे रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है। कब लेके आए थे, 1970s के अंदर। कब लेके आए थे, 1970s के अंदर, 1970। तो 1970s के अंदर ये क्या करके आए थे कि ग्रे रेवोल्यूशन लेके आए थे। अब डॉक्टर BS मिन्हास, कौन, डॉक्टर BS मिन्हास, ग्रे रेवोल्यूशन वाले, इन्होंने क्या किया था 1970s के अंदर, ये बोला था कि हमें फर्टिलाइजर्स को और अच्छे से बनाना होगा। क्यों, ताकि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने का मौका मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ उतनी हो नहीं रही थी। तो हमने कहा हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये आइडिया किसने दिया, BS मिन्हास ने। तो इसी आइडिया को हम क्या कहते हैं, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है ग्रीन रेवोल्यूशन भी अच्छे से ग्रो करेगा। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, वीट और राइस को उगाना, अच्छा हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना। अब अगर वीट और राइस को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए। तो ग्रे रेवोल्यूशन वाज लिंक्ड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन के फाउंडर थे BS मिन्हास, जिसमें फर्टिलाइजर्स की ग्रोथ की बात करी थी, ठीक है। फादर ऑफ ग्रे रेवोल्यूशन इंडिया फॉर एग्जाम पर्पसेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। तो ग्रे रेवोल्यूशन समझ में आ गया, डॉक्टर BS मिन्हास। ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन क्या होती है, भूरा, भूरा माने कॉफ़ी, कॉफ़ी ऑब्वियसली, ठीक है। तो कॉफ़ी के लिए ये ध्यान रखना आपको, कोको पाउडर जो होता है कॉफ़ी, और भूरी एक और चीज़ होती है लेदर,
समझ गए बस। तो फोकस ऑन सॉइल एंड लैंड डेवलपमेंट। तो हीरालाल चौधरी जो बेसिकली इसके फाउंडर बने थे, कौन बने थे? हीरालाल चौधरी। किसके? ब्राउन रेवोल्यूशन के लिए। किसके लिए? लेदर के लिए और कोको के लिए। कोको यानी कॉफी, ठीक है। इट एम्फोसाइज द बेटर सॉइल मैनेजमेंट करो, फर्टिलाइजर्स का अच्छे से इस्तेमाल करो, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस करो ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो पाए। किसकी प्रोडक्टिविटी? कोको की, कॉफी की, ठीक है। किसानों की इनकम बढ़िया अच्छे से ग्रोथ हो जाए और एनहांस लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स बाय इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड एफिशिएंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स अच्छे से हो, एफिशिएंट यूज हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए बेसिकली हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन आया था। याद रखने वाली बात, कोकोआ पाउडर, कॉफी और साथ में हमारा लेदर, और फाउंडर है हीरालाल चौधरी। और ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रे में फर्टिलाइजर्स का 1970s के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को मदद करी। कौन है? BS मिन्हास। चले, प्रोटीन रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? प्रोटीन रेवोल्यूशन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत लेटेस्ट है। हमारे भूतपूर्व उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, हमारे उसी टाइम के प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, और साथ में अरुण जेटली जी ने। नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली, ये दोनों को योगदान जाता है प्रोटीन रेवोल्यूशन लाने का। इसका साल इंपॉर्टेंट रहता है 2020, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट है ये, ठीक है, 2020 के अंदर। तो ये टर्म जो था हमारा प्रोटीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और आदरणीय श्री अरुण जेटली जी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फार्मर्स को इंस्पायर किया गया कि आप साइंटिफिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और लैंड बढ़े, जिससे फूड ग्रेन्स का आउटपुट भी बढ़े। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बैल है, ये खेत है सारा, ठीक है। अब इस खेत में आधी खेती तो हो रही है, मान लो ये आधी है, तो ये तो कर रहा है मान लो एक बैल, ये ट्रैक्टर, ये यहाँ से ट्रैक्टर कर रहा है, ये बैल कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इसके पास तो एरिया छोटा है, इसके पास बड़ा है, तो ज़्यादा जल्दी कौन कर देगा? ट्रैक्टर ही कर देगा। अब एक बार ज़्यादा जल्दी किया, ज़्यादा जल्दी निकाला, जल्दी किया, जल्दी निकाला, तो ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? तो ज़्यादा प्रोडक्शन इस सिस्टम में होगा जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स हैं। तो ये इनका कहना था कि प्रोटीन रेवोल्यूशन बस इतना ज़्यादा कर, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, और अच्छा खासा इस्तेमाल करो जिससे आपकी ज़मीन की उत्पादिता बढ़े। ब्लैक रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? ब्लैक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। इसी रेवोल्यूशन में हमें EBP का आइडिया आया था, और EBP प्रोग्राम जो चलाया था उसमें इस ब्लैक रेवोल्यूशन का बहुत योगदान है। कौन सा? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। हमारे तो पेट्रोल आता है, फिर उसमें एथेनॉल मिक्स होता है कि नहीं? तो उस एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का योगदान इसी ब्लैक रेवोल्यूशन से है। ठीक है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम विच मिक्सेज एथेनॉल अ शुगर कैन बाय प्रोडक्ट विद पेट्रोल टू क्रिएट बायोडीजल। तो उसका योगदान किससे? ब्लैक रेवोल्यूशन से। किसका? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। समझ गए? तो इसका रेवोल्यूशन, लास्ट हमारा रेवोल्यूशन होता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हमेशा ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है? ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए। सबसे बेसिक बात तो यही है, मोर प्रोड्यूस और लेस रिसोर्सेज। उगाओ ज़्यादा, इस्तेमाल कम करो, तभी हम क्या रह पाएंगे? हमेशा के लिए एवरग्रीन रह पाएंगे, ठीक है। कम वाटर का इस्तेमाल करो, कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करो, और कम लैंड का इस्तेमाल करो। कम लैंड का इस्तेमाल करने का मतलब लेस लैंड मोर प्रोडक्टिविटी, कि लैंड का इस्तेमाल कम करो, लेकिन जितने कर रहे हो उसमें से बार बार सामान ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो लेस लैंड का, लेस वाटर का, लेस पेस्टिसाइड का, ठीक है, कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इससे हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाएगा, जो आने वाली जनरेशन के लिए भी काम आएगा। तो वो हमेशा के लिए एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन भी उन्होंने टर्म दिया था जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया था। कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर बहुत अच्छा लगा और आपको लगा आपको कुछ अच्छा मिला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया विद इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, तो प्लीज़ डू लाइक की स्पेलिंग गलत होगी स्ट्रेस के चक्कर में, दोबारा गलत हो जाती है। शेयर, सब्सक्राइब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।